This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी है इस सत्र की, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राव जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अभी जो अन्य लोग जुड़ेंगे उन सभी का स्वागत है और जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उन सभी का स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति अर्जित हुई है और उसको उत्कर्ष मिला है। इसके अलावा जो संस्थान है उसको भी ये जो ख्याति या जो शोहरत मिली हुई है वह उनके कारण है। उनका एक मोटो रहा है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं
ट्रिटाइज 3 पर, और ये उस पर हम लोगों ने जो टिश्यू मेरिडियंस थी डॉक्टर वॉल की, उनमें अनेक पर चर्चा किया, और उसके लिम्फ मेरिडियन पर, ओवार मेरिडियन पर हम लोगों ने इसके साथ एडी मेरिडियन पर भी चर्चा किया। हम लोगों ने कंसेप्ट समझा कि डॉक्टर वॉल का कंसेप्ट क्या था, विचार क्या था, कैसे उन्होंने टीसीएम को और मॉडर्न साइंस से जोड़ दिया, आईटीएस को उन्होंने जोड़ दिया कि हमारी एनर्जी बढ़ी हुई है, सिस को उन्होंने जोड़ दिया कि हमारी एनर्जी घटी हुई है। ऐसे हम सब समझ सकते हैं कि उन शब्दों के अर्थ क्या है और हमको एनर्जी घटानी ही या बढ़ानी। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं 5D, फाइबर या फाइब्रोसिस, जो फाइब्रोसिस होती है उसकी। तो फाइबर्स की जो मेरिडियन है वो मेरिडियन, और फैट डी मेरिडियन, तो उस पर हम दोनों चर्चा करेंगे नीतू जैन जी के साथ, और उनका पुनः स्वागत है। और मैं इस चैप्टर को शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले सर को प्रणाम करते हुए सभी साथियों का प्यार में स्वागत। और आज जैसा कि सर ने बताया, चैप्टर 3 चैप्टर हमारा है फाइबर डी, और पेज नंबर 69 उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी हमने देखा था कि जितने भी हमारी टिश्यू मेरिडियन है डॉक्टर वॉल के द्वारा बताई गई, तो जो 9 मेरिडियन है उनमें से ये एक है। और जो पाँव की मेरिडियन है, जो 4 मेरिडियन जाती है, तो ये पाँव में से ये मेरिडियन जाती है। यह मेरिडियन जो होती है थर्ड टू, जो टिबियल साइड, जो हमारी अंगूठे की साइड जो होता है साइड, वो उससे प्रारंभ होकर पाँव के डोर्सन तक जाती है। फाइब्रेट डिजेनरेशन पहले हम ये देख लेते हैं कि फाइब्रेट डिजेनरेशन होता क्या है, किसको बोलते हैं फाइब्रेट डिजेनरेशन। तो पेज नंबर 68 पर लिखा हुआ है और इसकी डेफिनेशन। तो मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देती हूँ। फाइब्रेट डिजेनरेशन को दो सेल के बीच में जो भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें अगर रेशे नहीं हो, उसमें स्ट्रेंथ नहीं रह जाएगी। अगर रेशे नहीं होंगे तो स्ट्रेंथ नहीं रह जाएगी, इसमें डिजेनरेशन होने लगेगा। इसे ही फाइब्रेट डिजेनरेशन कहते हैं। जैसे कि इसमें बताया है कि दो कोषों के बीच में संयोजी ऊतकों में अतिवृद्धि के कारण होने वाले अपजनन को, अगर कनेक्टिव टिश्यू अगर ज्यादा बढ़ जाए, रेशे नहीं हो, उसमें स्ट्रेंथ नहीं रह जाएगी, तो डिजेनरेशन होने लगेगा। उसे ही हम फाइब्रेट डिजेनरेशन कहेंगे। अब इसका एक और नाम होता है फाइब्रेट डिजेनरेशन का। फाइब्रेट डिजेनरेशन वैसे तो इसे बोलते ही है, दूसरा नाम है इसका इंटरस्टिशियल डिजेनरेशन वैसे। तो इंटरस्टिशियल डिजेनरेशन क्या होता है? इंटरस्टिशियल का मतलब है किसी भी टिश्यू में या ऑर्गन में जो दो जगह होती हैं, तो जैसे दो टिश्यू हैं या दो ऑर्गन हैं, उनके बीच में जो खाली गैप होता है उसे हम इंटरस्टिशियल बोलते हैं। उसे इसमें यही लिखा है कि किसी ऊतक के ऑर्गन में जो रिक्त स्थान आकाश होता है उसे, उस डिस्टेंस को हम इंटरस्टिशियल बोलते हैं। जब इस खाली स्पेस में दूसरा ऊतक आकर कोई दूसरा टिश्यू आके इसमें सेट हो जाएगा, भर जाएगा, तो इसे ही हम इंटरस्टिशियल डिजेनरेशन कहेंगे। तो जो दो सेल्स हैं उसके बीच की जगह होगी उसको हम इंटर बोलेंगे, और जो अंदर वाली जगह होगी उसको हम इंट्रा बोलेंगे। तो जो बीच की जगह में अगर कोई स्पेस हो जाती है, खाली हो जाती है, तो उसको हम इंटरस्टिशियल बोलेंगे। फिर है फाइब्रेट डिजेनरेशन मेरिडियन। ये हम देखते हैं कि ये क्या क्या काम करती है, किस किस चीजों में काम करती है। ये फाइब्रोइड जो हम जानते हैं कि फाइब्रोइड्स में तो सिर्फ फाइब्रोइड्स में ट्रीट नहीं करती है, उसी को ट्रीट नहीं करती है। ये टिश्यू जो इट विल आल्सो ट्रीट एनी टिश्यू इरेगुलरिटी। जो अगर टिश्यू में कोई अनियमितता होगी तो उसको भी ये ट्रीट करेगी। कभी कभी जैसे हम इसको एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कि फल सब्जी जैसे कोई भी, जैसे हम अभी के मौसम में तोरी आ रही है, तो तुरई जैसे ज्यादा पक जाती है, बहुत ज्यादा पक जाती है, जब उसको लटकी रहती है, हम तोड़ते नहीं है, तो उसके अंदर जब हम तोड़ते हैं उसको, जब तो तोड़ने के बाद उसको खोलते हैं, निकालते हैं, तो उसमें तंतु होते हैं, उसमें रेशे हो जाते हैं, पड़ जाते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी सब्जियों में और फल सब्जी में ज्यादा पकने के बाद में रेशे दिखने लग जाते हैं, तो वो उसकी हार्डनिंग हो जाती है, वो खाने लायक नहीं रहती, हार्डनिंग हो जाती है। तो उसी प्रकार से टिश्यू में हम उसी तरह से समझ सकते हैं, टिश्यू में अगर फाइब्रस ज्यादा हो जाते हैं तो वो फाइब्रेट डिजेनरेशन कहलाती है। तो इस तरह से वो फाइब्रेट्स कहलाते हैं और इस मेरिडियन से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, पेज नंबर 69 पर, पेज नंबर 67 पर कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को समझ लेते हैं। इस मेरिडियन में टोटल 5 बिंदु होते हैं और ये मेरिडियन दोनों तरफ बाइलेटरल होती है। तो इसके कुछ ये कौन कौन से किस किस को ट्रीट करती है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है फाइब्रोसिस।
तो तंतुओं के बनने से कड़ापन आना। फाइब्रोसिस मीन्स थिकनिंग और स्कैरिंग ऑफ टिश्यू, मतलब कि हार्ड हो जाना, टिश्यू में जख्म हो जाना। स्कारिंग मतलब जख्म हो जाना। तो टिश्यू में अगर जख्म हो जाते हैं तो उसे फाइब्रोसिस बोलते हैं, जैसे कि लंग्स में हो सकते हैं, लिवर में हो सकते हैं, हार्ट, बोन मैरो में हो सकते हैं। स्किन फाइब्रोसिस, स्किन फाइब्रोसिस में हो जाते हैं, जैसे कभी इंजरी लग जाती है तो उसके कारण स्किन बहुत हार्डनिंग हो जाती है, थिकनिंग, उसकी थिकनिंग हो जाती है, तो बहुत मोटी स्किन हो जाती है और हार्ड हो जाती है, तो उस अपने स्कार्स हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, तो उसे फाइब्रोसिस बोलते हैं। इसी तरह से जॉइंट फाइब्रोसिस, जॉइंट्स में फाइब्रोसिस हो सकते हैं, टेंडन्स में फाइब्रोसिस हो सकते हैं। शोल्डर जॉइंट, जो शोल्डर जॉइंट में फाइब्रोसिस होते हैं उसको हम जानते हैं कि उसका नाम होता है फ्रोजन शोल्डर। तो फ्रोजन शोल्डर भी इसी के कारण, फाइब्रोसिस के कारण होता है। तो अगर फ्रोजन शोल्डर किसी को ये आम बीमारी है, बहुत लोगों में मिलती है, तो हम इसके लिए भी फाइब्रो डी मेरिडियन को यूज करेंगे। फिर है फैटी लीवर। फैटी लीवर अगर लंबे समय तक रह जाए तो लिवर लिवर फाइब्रोसिस हो जाएगा, और लिवर फाइब्रोसिस के बाद में लिवर सिरोसिस भी हो जाएगा। तो लिवर के बारे में हम नॉर्मल लिवर होता है, नॉर्मल लिवर हम जानते हैं। फैटी लिवर बहुत लोगों में मिलता है आजकल। अगर हम लोगों का टेस्ट, लोग अपना टेस्ट कराएंगे तो 50 to 60% लोगों में फैटी लिवर मिलेगा। तो नॉर्मल लिवर होता है, फिर फैटी लिवर हो जाता है। फैटी लिवर अगर की प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो फाइब्रोसिस होने लग जाते हैं, और फाइब्रोसिस के बाद की जो कंडीशन होती है वो सिरोसिस होती है। तो फैटी लिवर का भी हम इलाज इसी मेडिसिन से करेंगे। टेंडेंस, फाइब्रोसिस में जो हम फिंगर्स होती हैं, हमारी फिंगर्स, हम उसको मूव नहीं कर पाते। यहाँ पे जैसे ये जो हमारे टेंडेंस है, यहाँ पर इस तरह की जो स्किन होती है, यहाँ पर टेंडेंस होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, तो हम उंगलियां जब मोड़ते हैं तो उंगलियां मुड़ती नहीं है हमारी, इस तरह से मोड़ने में हमको मूव करने में प्रॉब्लम आती है। फिर नेक्स्ट है हमारा सिरोसिस। सिरोसिस यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के बढ़ने से कड़ापन आना। तो मतलब लिवर, जैसे अगर लिवर खराब हो गया तो इसे हिपेटिक का सिरोसिस, हम लिवर का तो जानते ही हैं, लिवर को हम हिपेटिक मानते हैं, तो लिवर सिरोसिस यानी कि हिपेटिक सिरोसिस भी कहते हैं। लिवर अगर डैमेज हो जाता है तो किडनी, हार्ट, बाकी सारे ऑर्गन भी इसके कारण में डैमेज होने लगते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा पॉइंट स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब जगह कम पड़ जाना, बिना दबाव के झिल्ली प्रदाह के द्वारा संकुचन होना। सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलेंगे कि नैरो होना, जगह कम पड़ जाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम स्पाइन से देखेंगे, तो स्पाइन में अगर कोई नर्व दबा रही है उसको, तो जगह कम हो गई है उसको फ्लो के लिए, तो जगह कम हो गई है तो इसको स्पाइनल स्टेनोसिस बोलेंगे। इसी तरह से एक होता है एओर्टिक वॉल में, एओर्टिक हमारे हार्ट में 4 वॉल्व होते हैं, तो मेनली एओर्टिक वॉल में स्टेनोसिस हो जाता है, उसमें भी जगह कम हो जाती है, संकुचन हो जाता है। और पाइलोरस जो हमारा स्टमक से रिलेटेड होता है, तो पाइलोरिक स्टेनोसिस। इसी तरह से साइटिका स्टेनोसिस। स्पाइन में भी जैसे हम सर्वाइकल एरिया में देखते हैं तो हमारे हमें सर्वाइकल पेन होता है, तो वो भी हम इसके द्वारा, इस वेसल के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं, तो उसको भी हम स्पाइनल स्टेनोसिस बोलेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रिक्चर। स्ट्रिक्चर मतलब बहुत ज्यादा सिकुड़न। अब इन दोनों में स्टेनोसिस भी में भी सिकुड़ जाता है, जगह कम पड़ जाती है, और स्ट्रिक्चर में भी जगह सिकुड़ जाती है, कम पड़ जाता है। तो हम इसे थोड़ा सा डिफरेंशिएट इस तरह से करेंगे कि मान लीजिए एक पाइप लेते हैं, तो पाइप में पानी जा रहा है, और पाइप के अंदर कुछ जमा हो गया, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ गए, तो उसको हम स्टेनोसिस बोलेंगे, उसको वो कंडीशन स्टेनोसिस बोलेंगे। लेकिन अगर पाइप को, जैसे पाइप है और पाइप में किसी ने पाँव रख दिया, या पाइप वहां बाहर से पिचक गया, कहीं से हमने उसको दबा दिया, तो बाहर से उसमें अवरोध आ रहा है, तो बाहर से अगर अवरोध आ रहा है तो उसको हम, उस कंडीशन को हम स्ट्रिक्चर कहेंगे। तो इंटरनल नैरो होगा तो स्टेनोसिस कहलाएगा, और एक्सटर्नल नैरो होगा तो स्ट्रिक्चर कहलाएगा। ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये एबनॉर्मल, इसको बोलेंगे कि स्ट्रिक्चर आर एबनॉर्मल नैरोइंग ऑफ पैसेज। दोनों एबनॉर्मल नैरो है, दोनों का नैरो है, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि स्टेनोसिस अंदर से होता है और स्ट्रिक्चर बाहर से सिकुड़न होता है। नेक्स्ट है हमारा बेनाइन। बेनाइन पॉइंट है बेनाइन ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव और इंटरस्टिशियल टिश्यू। मतलब कि बेनाइन का मतलब है नॉन मैलिग्नेंट, यानी कि कैंसर नहीं होता ये, इसका मतलब है ये कैंसर, बेनाइन का मतलब कैंसर नहीं होता है, नॉन कैंसरस होते हैं ये। फिर है नेक्स्ट है हमारा पॉलिप्स। तो पॉलिप्स का मतलब पॉलिप्स ये है हमारा, हाँ पॉलिप्स आ रहा है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट में फिब्रोमास ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन लाइक पॉलिप्स और पेप्टिमा।
तो पॉलिप्स और पेपिलोमा ये दोनों मत्स्य के जैसे होते हैं। तो पॉलिप्स जो होते हैं हमारे मत्स्य जो होते हैं, स्किन बढ़ जाती है कभी कभी, कि जहाँ पर स्किन ग्रोथ इन विच शॉर्ट स्टॉक स्टिक्स आउट, मतलब कि जब स्किन बढ़ जाती है तो कई बार, तो वो हम देखते हैं कई बार मत्स्य में देखे कि बाहर की तरफ स्किन निकल जाती है, तो वो उसको स्किन टैग भी बोलते हैं। ये कैंसरस हो सकता है, पॉलिप्स जो है वो कैंसरस हो सकता है। लेकिन पेपिलोमा जो है वो एनलार्जमेंट ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो बढ़ जाती है, लाल लाल चक्के पड़ जाते हैं, वो पेपिलोमा होता है। तो उसको वो कैंसरस नहीं होते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है, पॉलिप्स कैंसरस हो सकते हैं, मे बी इट मे बी कैंसरस, और पेपिलोमा जो है वो कैंसरस नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गन फाइब्रोसिस। ऑर्गन इंडिविजुअल ऑर्गन फाइब्रोसिस, विभिन्न ऑर्गन में कड़ापन आना, मतलब एक्सेस डिपोजिशन। अगर हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू है वो एक्सेस डिपोजिट, बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो गया। फाइब्रोसिस क्या है, डिपोजिशन ही है कहीं ना कहीं। तो डिपोजिशन जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम उसे ऑर्गन फाइब्रोसिस कहते हैं। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही थैंक यू आ सर। रही। थैंक यू सर। तो हेपेटोरेनल सिरोसिस, यानी कि अगर सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ लिवर सिरोसिस की अगर कंडीशन इतनी सीरियस हो जाती है तो वो किडनी फेलियर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक पॉइंट और आएगा इसमें, ओवेरियन सिस्ट। तो ओवेरियन सिस्ट एक सॉलिड और फ्लूइड फिल्ड होता है सेक विद इन और ऑन द सरफेस ऑफ ओवरी। ओवरी में कुछ सिस्ट हो जाते हैं, फोड़े जैसे हो जाते हैं, तो उसमें पानी भर जाता है, तो उसको बोलते हैं ओवेरियन सिस्ट। तो ये टर्म भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। फिर अब हम आगे चलते हैं हमारा मेरिडियन इस पर। सर पेज नंबर 69 पे आगे। सर पॉइंट्स पे आ जाए, फाइबर D1 पर। जी सर, थैंक यू। अब हम इसके पॉइंट्स पर आते हैं कि इसमें हमने देखा कि सिर्फ 5 पॉइंट्स होते हैं। तो इसका थंब रूल यही है कि अगर नीचे डायफ्राम से नीचे का कोई प्रॉब्लम होती है तो 1 नंबर पॉइंट यूज करते हैं। डायफ्राम के ऊपर की नेक से नीचे की प्रॉब्लम, डायफ्राम और नेक के बीच की प्रॉब्लम होती है चेस्ट एरिया की, तो हम 2 से इसको ट्रीट करते हैं। और नेक से ऊपर हेड, नेक और हेड की प्रॉब्लम होती है तो हम 3 नंबर से ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर है हमारा फाइब्रोइड D1। तो फाइब्रोइड D1 हमारा पैरों की वेन्स की प्रॉब्लम तो इसमें हम करेंगे, क्योंकि पैरों नीचे का एरिया का डायफ्राम से। इसके अलावा पेट और तल पेट में गांठें या कड़ापन। तो कड़ापन हमने देखा, फाइब्रोसिस का मतलब कड़ापन, गांठें या कड़ापन, तो ये पेट की तरफ होता है। ये हमारा मेजरमेंट पॉइंट होता है फाइब्रोइड डिजनरेशन होता है ऑर्गन ऑफ द एब्डोमेन और माइनर पेल, मतलब उदर और पेड़ू के अंगों की गांठों का। इसमें हमारा एक्सटर्नल यूरोजेनिटल ऑर्गन्स भी आते हैं। वेन्स ऑफ द लोअर, पैरों की शिराएं, वेन्स ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज। फाइब्रोमा ऑफ लिवर, फाइब्रोमा अभी हमने देखा था, फाइब्रोमा ऑफ लिवर, लिवर में गांठें पड़ना। फिर लिवर का अद्भुत निम्न कार्य, इसमें कुछ रीजंस बता रखे हैं कि क्यों हो सकता है। तो इसमें कुछ केमिकल्स हैं। आफ्टर कार्बन मोनोऑक्साइड इंटॉक्सिकेशन, आफ्टर एन एक्यूट सीवियर एनीमिया, बहुत ज्यादा एनीमिया हो गया हो, ड्यू टू एक्यूट इंसफिशिएंसी ऑफ राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। इसमें राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट की बहुत ज्यादा तीव्र कमी हो गई है, वो एक्यूट इनएफिशिएंसी हो गई है, तो भी ये हमारे लिवर प्रॉब्लम में आ सकता है। फिर नेक्स्ट है फाइब्रोसिस ऑफ पैनक्रिया। फाइब्रोसिस ऑफ पैनक्रिया का अगर फाइब्रोसिस होता है तो भी हम फाइब्रोइड D1 यूज करते हैं। नेफ्रोसिरोसिस, किडनी में अगर सिरोसिस हो जाता है, स्प्लीन का सिरोसिस हो जाता है। स्टेनोसिस ऑफ पाइलोरस बाइल डक्ट और यूरेटर बाय स्कार टिश्यू, जो अभी हमने देखा था, स्टेनोसिस देखा था हमने कि जगह कम पड़ जाती है, तो उसमें पाइलोरस यानी स्टमक का जो एरिया होता है वो, बाइल डक्ट जो गॉलब्लैडर का होता है, और यूरेटर, इसमें सब में स्कार पड़ जाते हैं, घाव हो जाए इन टिश्यूज में। फिर नेक्स्ट है स्ट्रिक्चर ऑफ यूरेथ्रा।
यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर हमने देखा था कि पाइप बाहर से सिकुड़ जाना, तो यूरेथ्रा का पाइप अगर बाहर से सिकुड़ गया है तो हम इस वेसल को यूज करते हैं। पॉलीपोसिस ऑफ द इंटेस्टाइन, आंतों में बहुत ज्यादा सॉफ्ट ट्यूमर बन जाना, इसमें ट्यूमर बन जाते हैं हमारे उसमें गांठें ट्यूमर मतलब गांठें हो जाती हैं। सर एक बार इसका फिगर दिखाएंगे, इसका लोकेशन। तो ये हमारी थर्ड टो में होती है, देखिए थम हमारा 1 टू फर्स्ट टो, फिर उसके बाद सेकंड टो और थर्ड टो। थर्ड टो में हमारे ये टिबिया साइड, मिडिल टो हो गई ना, मिडिल जी वाली, सर, ठीक है जी मिडिल सर, वाली जी बता सर, दीजिए, मिडिल बता के मिडिल टो वाली, है। मिडिल वाली जो, जी फर्स्ट सर, फर्स्ट टो हमारी बिग टो है, उससे वहां से काउंट शुरू करिए। सेकंड टो और थर्ड टो। तो ये हमारी जो मिडिल वाली फिंगर है वो हमारी थंब की तरफ टिबिया वाली साइड, उसमें जो ऊपर का है, सबसे ऊपर जो पॉइंट आ रहा है फाइब्रो D1 है, फाइब्रो D1B। ये हमारा सीएमपी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें दो सीएमपी पॉइंट होते हैं, फाइब्रो D1B और फाइब्रो D1C। दो सीएमपी पॉइंट है, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जॉइंट के ऊपर और नीचे जो हमारा थोड़ा सा एरिया जो अंदर खड्डा आता है वहां पर होते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा कप जॉइंट है, उसके ऊपर और नीचे हड्डी पर जो आते हैं वो फाइबर D2 और फाइबर D3, ये हमारे पॉइंट्स हैं। फिर हम देखते हैं इसमें और भी हैं, पेपिलोमा ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। अगर पेपिलोमा हो जाते हैं यानी मस्टैच जो होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में, वो हो जाते हैं। सिस्ट ऑफ ओवरी जो भी हमने देखा था, सिस्ट ऑफ किडनी, किडनी में थैली बनना, सिस्ट ऑफ लिवर, लिवर में बनना। फिर फ्लेबो 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 फाइब्रोमा, फाइब्रोमा ये होता है फाइब्रस टिश्यू इन वेन्स, वेन्स में हमारी गांठें, वेन्स में हमारी गांठें हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लेबो फाइब्रोमस। तो ये सारी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट हम फाइब्रोइड D1 से करेंगे, इस पॉइंट से करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइब्रोइड D1B। 1B पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीएमपी पॉइंट है। ये सर कुछ कह रहे हैं, ये हमारा फाइब्रोइड डिजनरेशन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, मतलब अब बॉडी के ऑर्गन्स में अगर फाइब्रोइड बनने लग जाते हैं, डिजनरेशन होने लग जाता है, तो उसके लिए हम इसको ट्रीट करते हैं। इसमें क्या क्या आता है, ये सारे के सारे जो इसमें आ रहे हैं ये एनलार्जमेंट है, ये एनलार्जमेंट टिश्यू और नॉन कैंसरस होते हैं। कैंसरस ये वाला फाइब्रोइड D1B का जो हम ट्रीटमेंट करेंगे, ये वाले जो प्रॉब्लम्स हैं ये सारी प्रॉब्लम्स नॉन कैंसरस हैं। तो बिनाइन फाइब्रोइड ट्यूमर, इसमें ये नॉन कैंसरस होती है, सौम्य अर्बुद बन जाते हैं इसमें। फिर एडिनोमा, एडिनोमा भी एक ट्यूमर होते हैं, ये ट्यूमर बनने लग जाते हैं। फिर है एंजियोमास, एंजियोमास एक रसौली होती है, लाल लाल दाने जो हम देखे थे, लाल लाल दाने हो जाते हैं बॉडी पर। फिर गांठ, फाइब्रोमास गांठ हो जाती है, फाइब्रो फाइब्रो एडिनोमा, ये नॉन कैंसरस ट्यूमर होते हैं ये सारे के सारे। फिर लिम्फा लिम्फे लिम्फेंजियोमास, लिम्फेंजियोमास ये लिम्फ वेसल, ये लिम्फ वेसल में स्वेलिंग आ जाती है, उसे बोलते हैं लिम्फ वेसल, जो हमारी होती है वो सूज जाती है, तो उसे बोलते हैं। तो ये सारे के सारे नॉन कैंसरस होते हैं और ये सब हमारे टिश्यू के एनलार्जमेंट के कारण होते हैं। तो इन सबको हम फाइब्रोइड D1B से ट्रीट करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट सीएमपी पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइब्रोइड 1C, ये हमारा सेकंड सीएमपी पॉइंट है। ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारा फाइब्रोइड डिजनरेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर फाइब्रोइड्स हो जाते हैं पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी के लिए है ये, तो ये पूरी बॉडी के लिए अगर कहीं पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर फाइब्रोइड्स हो जाएंगे तो हम फाइब्रोइड 1C पॉइंट को यूज करेंगे। फिर इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो बिनाइन पेपिलोमास और पॉलिप्स। ये हमने अभी देखा था, बिनाइन ये नॉन कैंसरस होते हैं, और पॉलिप्स पॉलिप्स ये स्किन ग्रोथ हो जाती है कहीं पर, छोटे छोटे स्टॉक्स हो जाते हैं, ये कैंसरस हो सकती हैं। तो इसमें ये पॉलिप्स हमारे नाक, यूट्रस, गुदा आदि में बना मांसपेशी उसमें हो जाती है, तो हम इसको यूज करते हैं। शरीर में इसमें झिल्ली, मुंह, नाक, छोटी आंत, बड़ी आंत, यूट्रस, गुदा, कहीं पर भी घाव, गांठ या अंकुर हो जाए तो हम इस पॉइंट पर उपचार देंगे। ये हमारा फाइब्रोइड 1C हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइब्रोइड D2। अब फाइब्रोइड D2 पॉइंट हमारा हमारा डायफ्राम से ऊपर के लिए आ गया। तो अगर हमने अभी अभी जो पॉइंट देखे फाइब्रोइड D1, फाइब्रोइड D1B और 1C, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे के ऑर्गन्स का पॉइंट तो यूज करेंगे, उसके साथ में हम सीएमपी पॉइंट जरूर यूज करेंगे। नेक्स्ट फाइब्रोइड D2, इसके लिए भी ये डायफ्राम के ऊपर का पॉइंट है, तो डायफ्राम के ऊपर कोई प्रॉब्लम होती है तो इस पॉइंट को यूज करेंगे और उसके साथ साथ हम सीएमपी पॉइंट जरूर यूज करेंगे। ये हमारा मेजरमेंट पॉइंट है
फाइब्रोइड डिजनरेशन के लिए डिपॉजिट हो जाता है अगर ऑर्गन्स में या चेस्ट में, नेक में, में ब्रेस्ट यानी ब्रेस्ट में, तो ब्रेस्ट में भी है। अगर कहीं ना कहीं कुछ डिजनरेशन हो जाता है, मतलब डिपोजिशन हो जाता है, गांठ हो जाती है, तो उसके लिए हम फाइब्रोइड D2, क्योंकि ये डायफ्राम से ऊपर का सारे के सारे ये एरिया डायफ्राम से ऊपर का है। तो इसमें हम स्टेनोसिस ऑफ एसोफेगस, इसोफेगस का स्टेनोसिस हो जाए, नैरो हो जाए, स्टेनोसिस ऑफ हार्ट वाल जो हमने अभी देखा था, हार्ट वाल में स्टेनोसिस होना, फाइब्रो एडेनोमा और सिस्ट ऑफ द मेमा ब्रेस्ट, अगर ब्रेस्ट में सिस्ट बन जाए तो भी हम इस फाइब्रोइड D2 को यूज करेंगे, और थायराइड ग्लैंड में अगर सिस्ट हो जाती है तो भी हम फाइब्रोइड D2 को यूज करेंगे, और इसके साथ साथ हम CMP पॉइंट जरूर यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फाइब्रोइड D3, ये हमारा मेजरमेंट पॉइंट है ब्लड फाइब्रोइड डिजनरेशन ऑफ द ऑर्गन ऑफ हेड, मतलब हम जानते हैं कि थर्ड हमारा नेक से लेके हार्ट तक का एरिया है, उसके लिए हम यूज करेंगे। इसमें हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन आता है, म्यूकस मेम्ब्रेन इन द रीजन ऑफ माउथ, नोज, मिडिल ईयर, थ्रोट, इन सब में, क्योंकि ये सारा बीच का एरिया आ गया, तो इसके लिए यूज करेंगे। द बोन्स ऑफ द फेस एंड स्कल, और हमारे स्कल और फेस की बोन्स के लिए भी हम फाइब्रोइड D3 को यूज करेंगे। अब हम ऑस्टियोफाइब्रोसिस एट द जॉ बोन, जॉ बोन की अगर उसमें जॉ बोन में अगर ऑस्टियोफाइब्रोसिस हो गया है, कहीं ना कहीं डिजनरेशन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, तो हम फाइब्रोइड D3 को यूज करेंगे। फाइब्रोमा ऑफ द नेसल फेरेंजियल रीजन, नाक के क्षेत्र में हमारा फाइब्रोइड बनने लग जाए, पॉलीपोसिस नासी, नाक में हमारी ये पॉलिप्स हो जाए, पेप्लिमा पेपिलोमास ऑफ द माउथ, माउथ मुंह में हमारे पेपिलोमास होने लग जाए, पॉलिप्स ऑफ द ईयर, कान में अगर हमारे पॉलिप्स होने लग जाए, तो ये सारे प्रॉब्लम के लिए हम फाइब्रोइड D3 को यूज करेंगे, और उसके साथ साथ हम CMP पॉइंट को भी यूज करेंगे। तो बहुत अच्छी हमारी मेरिडियन है फाइब्रोइड D2, तो हम फाइब्रोइड डिजनरेशन मेरिडियन, हम इसको यूज करके अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर नेक्स्ट पे चलिए फाइट डी पर। कोई किसी नेक्स्ट मेरिडियन कोई पूछना 7, उछना हो? हाँ अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। अब हम हमारी नेक्स्ट मेरिडियन पे आते हैं, फैट डिजनरेशन वेसल। फैट डिजनरेशन वेसल पेज नंबर है 78, उसे हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। इसे फैट टिश्यू मेरिडियन भी कहते हैं। अब हम देखते हैं फैट टिश्यू मेरिडियन। फैट फैट क्या होता है, फैट हम पहले फैट को समझ लेते हैं, फैट क्या होता है। तो फैट फूड से हम लेते हैं, तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के द्वारा अंदर जाते हैं, तो ये मेजर कंपोनेंट्स होते हैं हमारा फूड, उसके द्वारा हमको तीन चीजें मिलती हैं, तीन मेजर चीजें होती हैं, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है और कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो प्रोटीन हम जानते हैं ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, बिल्डिंग मटेरियल होता है। फैट हमारा एनर्जी रिजर्वायर होता है फ्यूचर के लिए, और अगर किसी औरत की दीवारें बननी है, वॉल्स कंस्ट्रक्शन होना है, तो भी हमारा फैट काम आता है। कार्बोहाइड्रेट हमारा इंस्टेंट एनर्जी के लिए, जैसे मैराथन में अगर किसी को जाना है तो इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज पियेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट हम उस चीज के लिए काम में लेते हैं। तो आज हम फैट के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो फैट हम जानते हैं कि हम बहुत सारे लोगों को फैट बॉडी में इकट्ठा होता है, और वो उसको कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी वेसल है फैट डिजनरेशन वेसल। तो उसको हम फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि फैट हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये प्रोटेक्शन देता है हमको कहीं ना कहीं, तो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ब्रेन का तो हमारा 60% ब्रेन में हमारा फैट होता है। लेकिन यही है कि अगर एक्सेस फैट कहीं पर भी इकट्ठा हो जाए, अति हर चीज की पूरी होती है, एक्सेस अगर फैट कहीं पर भी इकट्ठा हो जाता है तो ये हम डिजीज कहलाती है। तो इसके लिए अगर कहीं पर एक्स्ट्रा फैट है तो हम फैट डिजनरेशन वेसल को यूज करके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसकी अब पहले हम देख लेते हैं क्या क्या ट्रीट करते हैं। अच्छा, इसमें कुल 4 बिंदु होते हैं और बायलेटरल होती है ये मेरिडियन। ये एक तो ऑर्गन्स को ट्रीट करती है और एक टिश्यू सिस्टम को ट्रीट करती है, दो चीजों को ट्रीट करती है, एक तो ऑर्गन्स को और एक टिश्यूज को। तो ऑर्गन्स में जैसे कि लिवर, किडनी, हार्ट और ब्रेन, इनको जैसे यहाँ पे बताया, फैटी लिवर, फैटी हार्ट, फैटी जॉबॉन, फैटी ब्रेन, तो ये फैट डिजनरेशन वेसल इनको ट्रीट एक्सक्यूज में करती है। यस मैम। मैम, कहाँ टोन करना है, कहाँ सेडेट करना है, प्लीज आप ना ये भी बताया कीजिए। मैम डॉक्टर हॉल्स के ज्यादातर पॉइंट्स सेडेड होंगे।
और हाँ। एक्चुअली कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कई बार। अगर आपको नहीं समझ में आता है, मतलब हमें पूरा डायग्नोस करना पड़ता है उसके लिए। हम ऐसे नहीं बता सकते हैं कि टोन सेडेड इसमें नहीं है। अगर हमें नहीं समझ में आता है तो हम दाना मेथी यूज कर सकते हैं। नहीं वो तो अदरवाइज ठीक है कि यदि हमें नहीं पता है तो मेथी दाना यूज करते हैं, पर यदि कहीं हम टोन या सडेट का ऑप्शन है हमारे पास तो प्लीज वो बीच में बता दिया कीजिए। हाँ मैं बता दूंगी। वैसे जनरली ये सेडेड होते हैं ज्यादातर। डॉक्टर वॉल की मेडिसिन जो पॉइंट्स हैं वो सेडेड होंगे। ओके, थैंक यू। जितना तो ये जो आपका हमारे फाइबर वाला था अभी पाया गया था फाइब्रोसिस वाला, उसमें सिडेशन है। फैट वाले में सिडेशन है, लिम्फ वाले में पूरा सिडेशन है। जेडी मेरिडियन भी आगे आएगी, हो सकता है उसमें टोनिफिकेशन भी। हाँ सर, उसमें थोड़ा सा एक दो कुछ पॉइंट है स्किन उसमें वाला भी टोन सर है। सडेट ही है, स्किन वाला भी सारा सडेट ही है। नहीं नहीं, अभी जेडी जेडी ओके। जेडी मेरिडियन में मतलब अगर कोई आपको ऐसा है ना कि एनर्जी बहुत कम हो गई, क्योंकि उसमें शुरू में तो कहते हैं कि एनर्जी है, लेकिन बाद में तो डिजेनरेशन में घटने लगती है, और वो डेंसिटी, बोन डेंसिटी वगैरह कम हो जाती है, तो उसमें आपको टोनिफिकेशन का जी, इसमें एलर्जी वाले में भी, एडी में भी सडेट ही होंगे सब। सिडेशन। जी सर, जी मैम। एलर्जी तो एलर्जी में सब तुरंत सजेशन। कोई चीज आई ना, वो एलर्जी कोई रिएक्शन है, उसी के अगेंस्ट में है, तो नेचुरली एनर्जी बढ़ी। जी। उसमें डॉक्टर वॉल का इन्फ्लेमेटरी कंडीशन पढ़िए जो पहले चैप्टर में ही है, फर्स्ट चैप्टर में ही, फर्स्ट सेकंड चैप्टर, उसमें वो बढ़िया लिखा हुआ है। जी चलिए, तो फैटी लीवर माने इसको आपको हटाना है, लीवर का जो फैट है उसको हटाना है। तो जैसे हम जानते हैं कि ट्रीट्स ऑर्गन्स, सबसे पहले हम ऑर्गन्स में देख लेते हैं। लिवर फैट, फैटी लिवर को हम हेपेटिक स्टेनोसिस स्टेटोसिस भी बोलते हैं। जैसे कि एक्सेस फैट या तो प्रोड्यूस हो रहा है, या फैट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको बॉडी यूज नहीं कर पा रही है। तो अगर यूज नहीं कर पा रही तो कहीं ना कहीं जाके इकट्ठा होगा, तो उससे या तो मोटापा होगा, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। ये इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं। सिम्टम होते हैं इसके, जैसे आलस आने लगता है, नोजिया होने लगता है। और जो लिवर एरिया में होता है, लिवर का हमारा जो एरिया होता है राइट साइड, उसमें हल्का हल्का सा पेन भी कभी कभी होने लगता है। तो ये फैटी लिवर के सिम्टम्स होते हैं। तो ये फैटी लिवर हो गया। नेक्स्ट है हमारा फैटी हार्ट। अब फैट डिपोजिशन अगर हार्ट में हो जाता है, हार्ट के वॉल्स में हो जाता है, तो हार्ट के वॉल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा थिक हो जाते हैं। तो जितने होने चाहिए उससे थिक हो जाते हैं, तो हम इसे फैटी हार्ट बोलते हैं। तो हार्ट में फैट डिपोजिशन के कारण ये होता है। वो एरिया जहाँ फैट डिपोजिशन होता है वो हमें, उसे हम मायोकार्डियम कहलाता है। मायोकार्डियम की तरफ फैट डिपोजिशन ज्यादा होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा फैटी जॉ बोन। तो फैटी जॉ बोन हमारा, एक तो अपर जॉ होता है, एक लोअर जॉ होता है। अपर जॉ को हम मैक्सिला बोलते हैं, और लोअर जॉ को हम मैंडिला बोलते हैं, मैंडिबल बोलते हैं। तो मैक्सिला और मैंडिबल में अगर फैट डिपोजिशन होता है तो वो फैटी जॉ बोन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा फैटी ब्रेन। ब्रेन में हम जानते हैं कि 60% फैट होता है। अगर एक्सेस फैट डिपोजिशन ब्रेन में होने लगेगा तो ब्रेन भी फैटी होने लगेगा, उससे भी हमें डिजीज होने लगेगी। नेक्स्ट है हमारा ये हमारा टिश्यू लेवल पे दिस मेडिसिन आल्सो ट्रीट फैट इन्फॉर्म एंड एनी सॉर्ट इन टिश्यू सिस्टम सच एज, जैसे कि टिश्यू पे। अब है फर्स्ट है आर्टेरियल स्क्लेरोसिस। आर्टेरियल स्क्लेरोसिस यानी कि इसको हम अथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलेंगे। इस ये आर्टेरियल स्क्लेरोसिस होता है, उसके लिए हम एडी मेरिडियन भी यूज करते हैं। एडी और फैटी दोनों मेरिडियन हम यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं। तो ब्लड वेसल्स अगर हार्ड हो जाएंगी तो ब्लड का फ्लो जो होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब उसमें प्रेशर आएगा, तो हाई बीपी होने लगेगा। इससे हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर नेक्स्ट है हमारा सेरेब्रल स्क्लेरोसिस, या फिर हम इसको स्क्लाइडर्स डिजीज भी बोलते हैं, स्काइलर्स डिजीज। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। जो सेरेब्रल स्क्लेरोसिस है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, रेयर डिजीज होती है। और ये हमारे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाते हैं इससे। तो इसमें बचपन में या यंग एज में ही ज्यादा होता है, लेकिन वैसे ही रेयर डिजीज होती है। नेक्स्ट है हमारा कोरोनरी वेसल्स स्क्लेरोसिस, और हम इसको बोलेंगे CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी बोलेंगे। तो ये हमारी आर्टरीज को इफेक्ट करती हैं। ये हमारी जो आर्टरी जो हार्ट को सप्लाई करती हैं उसको अफेक्ट करती हैं। ये आर्टरी हमारी हार्ड हो जाती है, हार्डनिंग हो जाती है, ब्लड वेसल्स हमारी हार्ड हो जाती हैं, उसके कारण कोरोनरी वेसल स्क्लेरोसिस हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा लिपोइड नेफ्रोसिस।
नेफ्रोसिस हम जानते हैं कि किडनी से रिलेटेड होता है, या फिर इसको मिनिमल चेंज डिजीज भी बोलते हैं। मिनिमल चेंज डिजीज इसको बोलते हैं, और जहाँ पे किडनी इफेक्टेड हो जाती है। तो ये ग्लोमेरुलस जो होता है हमारा, जो नेफ्रॉन होता है उसमें एक कप शेप जो स्ट्रक्चर होता है ऊपर ही ऊपर, वो ग्लोमेरुलस कहलाता है। तो ग्लोमेरुलस फैट डिपोजिशन के कारण अफेक्टेड हो जाता है। ये हाई पावर माइक्रोस्कोप से दिखता है, बहुत ज्यादा ये दिखता नहीं है, बहुत हाई पावर माइक्रोस्कोप लगाते हैं तो दिखता है, इसीलिए इसको मिनिमल चेंज डिजीज भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, इसमें टर्म आएगी आगे, उसे हम पहले देख लेते हैं। मीन्स ये स्क्लेरोसिस मीन्स कहीं भी मतलब फैट डिजनरेशन का मतलब से मीनिंग आएगा यहाँ। स्क्लेरोसिस मतलब हार्डनिंग, किसी भी उसकी हार्डनिंग हो जाती है, ठीक है ना। आगे बढ़ो ना। जी एक हमारा टर्म आएगी आगे, लाइपोमेटोसिस। लाइपोमेटोसिस का मतलब एक्सेस फैट इन द बॉडी, बॉडी में बहुत ज्यादा फैट इकट्ठा हो जाना, इसका दूसरा नाम है मेडलन डिजीज। तो बॉडी के मतलब मिडिल पार्ट में जो हमारा ये वाला चेस्ट एरिया है, लंग्स और हार्ट में, यहाँ पे अगर फैट बहुत ज्यादा जमा हो जाता है तो हम इसे लिपोमेटोसिस कहते हैं। एक आएगा हाइलिनोसिस। हाइलिनोसिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज इनटू होमोजीनियस, मतलब जो सेम नेचर के एक से, इसमें आगे हमारी बुक में भी है ये, पेज नंबर 80 पर है ये, पेज नंबर हाइलोनोसिस, जिसका मतलब है लेसदार पदार्थ। लेसदार पदार्थ का डिजनरेशन इन नेक्रोसिस, शरीर के अंगों का परिगलन या क्षय, इसमें स्फटिक बनने लगते हैं। तो ये जो सेम टिश्यू, सेम नेचर की जो होमोजेनियस टिश्यू बोलते हैं उसको, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। एक आएगा लाइपो लाइपोइडोसिस, डिसऑर्डर ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म लीडिंग ऑफ डिपोजिशन ऑफ फैट इन द ऑर्गन। ऑर्गन में हमारा फैट जमा होना, उसका फैट जो जमा होता है उसका डिसऑर्डर होना, कहीं ना कहीं डिसऑर्डर हो रहा है, फैट मेटाबॉलिज्म का क्षय का डिसऑर्डर हो रहा है, इसे हम, जैसे इसका एक लिपोडिसिस का एक एग्जांपल है फैटी लिवर, तो ये फैटी लिवर होगा, तो ये इसे हम लाइपोडोसिस कहेंगे। अब ये इसमें थोड़ा सा रहेगा, स्पेशल नोट्स में हम देख लेते हैं। व्हाट इज फैट डिजनरेशन, ये हमने देख लिया, इसको एक बार पढ़ लेते हैं बुक में। एवरी सेल कंटेन्स वेरिएबल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, हम जानते हैं ये। फिर विषम कोशिका विभाजन तंत्र में संबंधित पाचक रस की कमी होकर, पाचक रस जो हम लेते हैं उसकी कमी होने लग जाती है, या गड़बड़ी आने लगती है, तो चर्बी ज्यादा से हम जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा इकट्ठी हो जाती है। इट मे बी कॉज्ड बाय सम इंजूरियस इन्फ्लुएंस, कहीं चोट लगती है उसके कारण भी हो सकता है। इट इज कॉमनली सीन इन लिवर, किडनी एंड मायोकार्डियम, ये हमने भी पढ़ा है। इट इज नॉर्मली कॉज्ड बाय, ये किन किन कारणों से इसका नॉर्मल जो कारण है वो है पॉइजन, इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक पॉइजन। ऑर्गेनिक पॉइजन होते हैं जो कि नॉन बैक्टीरियल होते हैं, इनऑर्गेनिक पॉइजन जो कि बैक्टीरियल होते हैं। एनोक्सिया, रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एनीमिया इसका एक रीजन होता है। फिर स्पेशल नोट्स पे आते हैं हम। इन फैटी डिजनरेशन फॉलोइंग पैथोलॉजिकल चेंज में एग्जिस्ट, तो इसमें क्या क्या चेंज हो सकते हैं। फैटी डिजनरेशन ऑफ कार्डियक मसल, कार्डियक मसल का में फैटी डिजनरेशन हो सकता है, एज कॉज्ड बाय फॉस्फोरिक और आर्सेनिक इंटॉक्सिफिकेशन, ये कुछ केमिकल्स हैं उनके कारण हो रहा है। इन एन एंटो एंटो इंटॉक्सिकेशन, ये स्व विषाक्तता, शरीर से उत्पन्न विषकारी पदार्थों का पुनर्शोषण द्वारा। फिर है डिप्थेरिया, डिप्थेरिया नामक गले के रोग के द्वारा। एनीमिक इन्फ्लुएंस, रक्त के अल्प एनीमिया के कारण हो जाता है। बाई अकल्शन ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज, आर्टरीज में हमारी अवरोध होने लग जाता है। ऑल अबव इंस्टेंस ऑफ फैटी डिजनरेशन में बी डायग्नोज्ड विद ओनली स्मॉल ड्रॉप ऑफ एमपी, एमपी यानी मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट है। इन केस ऑफ लार्ज ड्रॉप ऑफ एमपी और फैटी डिजनरेशन, इट मे बी फैटी डिजनरेशन इन द एकिनस, कोष्ठकों में चारों ओर की यकृत कोशों के खंड में वसा अपजनन होने लग जाती है। और फिर इंटेस्टाइन ट्यूबरक्लोसिस, आंतों की टीबी होने लग जाती है। फॉस्फोरिक पॉइजनिंग, ये हमारा केमिकल पॉइजनिंग हो जाता है। एक्यूट मशरूम पॉइजनिंग, कोई फंगस के कारण विषाक्तता होने लग जाती है। स्मॉल ड्रॉप इन MP of fatty degeneration, it may be fatty degeneration in the center of the liver lobuli,
मतलब लिवर का जो खंड होता है, यकृत खंड क्या होता है सर, ये मुझे एमपी वाला समझ में नहीं आया, स्मॉल ड्रॉप ऑफ एमपी, ये इसका चीज ये पूरा समझ में नहीं आई लाइन सर, आप समझाएंगे सर प्लीज। केस ऑफ लार्ज ड्रॉप ऑफ एमपी, वो हाँ उस सर, पर तो ये नहीं? हाँ? जी सर, ये वाला स्मॉल ड्रॉप इन एमपी और फाइन ड्रॉप इन एमपी, ये नहीं समझ में आया सर मुझे। एमपी ऑफ फैटी जनरेशन, एमपी तो वो मुझे लगता है कि ये हुआ ना जो सर एमपी इसमें मेल्टिंग पॉइंट है सर, है एमपी तो मैंने देखा था मेल्टिंग पॉइंट के लिए लिखा है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। जी सर। नहीं, कहाँ से तुमने देखा है? सर मैंने इसमें गूगल पे सर्च किया था लेकिन मुझे समझ में नहीं आया ये एमपी का मतलब उसमें है तो मेल्टिंग पॉइंट भी है। ड्रॉप बोल रहा है, इंडिकेटर ड्रॉप में इनमें भी फैटी सर ये जनरेशन चारों ओर की एकत्र कोशियों खंडों में बसा देता है, ये तो नहीं। एमपी ऑफ, इन केस ऑफ लार्ज ड्रॉप एट एमपी ऑफ फैटी जनरेशन, मतलब हम लोग जो उसका क्या इंडिकेटर ड्रॉप वाला तो नहीं है सर। सर ये मैंने गूगल पे से सर्च किया था तो एमपी का मतलब आ तो मेल्टिंग पॉइंट आया। लार्ज ड्रॉप जो ड्रॉप है वो तो इसमें हाँ लिखा सर हुआ ये, हाँ सर ये कुछ केमिकल है या कोई मेडिकल टर्म है ये। है, मेडिकल टर्म नहीं, इसी ये तो मेडिकल बारे में नहीं, इसी इसका लिखा हुआ है लार्ज ड्रॉप ऑफ, अगर उसमें आता है तो डर्मेट्रॉन वाला तो नहीं है, डर्मेट्रॉन मशीनरी में लार्ज ड्रॉप ऑफ एमपी हो सकता है सर, हाँ वो आप सही कह रहे हैं, वो हो सकता है सर। उसी का है वो, मतलब हाँ सर वही है, कभी जब अभी उसी का हो सकता है। अगर कभी होगा तो सब 50 से जो लार्ज ड्रॉप माने काफी ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप मतलब काफी नीचे चला जाएगा 35-38, तो मतलब डिजेनरेशन ये है, बड़े कोष्ठकों में हो गया, अंदर पहुंच गया, ये उसका अर्थ ठीक है सर, जी सर ठीक है सर, है ना। जी सर ठीक है। जो इंडिकेटर ड्रॉप है उसी को लास्ट ड्रॉप ऑफ एमपी, एमपी मतलब वही हमारा पॉइंट जो एमपी पॉइंट है, जी सर, जी सर, मेजरमेंट पॉइंट, ठीक है सर। मेजरमेंट पॉइंट का लास्ट ड्रॉप मतलब उसमें मेजरमेंट पॉइंट पर अगर आपने पॉइंट वो लगाया और डर्मेट्रॉन और उससे जो है काफी कुछ नीचे चला गया, तो ये कह सकते हैं कि ये जो इंडिकेटर ड्रॉप की वजह से वहां पर ऊर्जा बहुत कम हो गई है। लेकिन जी सर देखिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, डॉक्टर वॉल ने बहुत अधिक स्पष्ट रूप से कहीं नहीं लिखा कि आपको टोन करना है कि सिडेट करना है। जी सर। डॉक्टर वॉल ने नॉर्मली कहीं नहीं लिखा कि आपको टोन करना सिडेट करना है। कुछ जगहों पर खेमका सर ने अलग से इसको दिया हुआ है, टिटाइस 5 में मिल सकता है कुछ चीजें जिसमें टोन जी सिडेशन सर। का हुआ, लेकिन टोन सिडेट का कंसेप्ट अब यहीं पर हम लोगों का शुरू होता है, थर्ड सेमेस्टर से। यानी हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर ये कह रहे हैं कि आपको ऊर्जा के बारे में ये जानकारी होनी चाहिए कि ऊर्जा कमी हुई है कि अधिक हुई है। जहां पर स्पष्ट रूप से है वहां पर खेमका सर ने भी लिख दिया है कि भाई ये अगर चीजें हैं तो इसमें बीमारी तभी होगी जब ऊर्जा बढ़ी होगी या घटी होगी। नॉर्मली इंटरनेशनल बुक किसी बुक में आपको टोन सिडेशन, Plane, bye bye plane, bye bye aeroplane. तो उसमें Thank आपको you, Viras. Thank you, thank you. Thanks. Thank you. Please. निशाती जी आपका माइक खुला है, प्लीज बंद करेंगे। उसकी वजह से हम लोगों को ये कोशिश करनी है कि हम Thank लोग you. Oh, how to निशाती मैम आपका माइक प्लीज बंद कर दीजिए। सर शायद वो बिजी हैं, सुन नहीं रहे हैं। मैं कहता हूँ नमस्ते, नमस्ते विराज। तो हम लोग ये कोशिश करें हमेशा कि अब ये हम लोग समझना शुरू करें, जो जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि टोन सिडेट नहीं लिखा हुआ है,
तो आप एक काम तो कर सकते हैं कि अपनी एनर्जी से अपने से देखिए, पेशेंट से मत दिखवाइए, अपने में। हम लोग बार बार बोलते हैं उसको कि ये उसको आज से सीखना शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं कि 5-6 महीने में आपको आ न जाए। कोई ऐसी विधा नहीं है जो न समझ में आवे। जब आप इसमें करेंगे तो उस पॉइंट पर आपको स्पंदन मिलेगा। अगर आपकी मेल, अगर मैं मेल हूं और मैं अपना पॉइंट ये लगा रहा हूं यहाँ पर, तो मेल इंडेक्स फिगर में, राइट इंडेक्स फिगर मेल की नॉर्थ पोल है, यानी ऊर्जा बढ़ाती ही है। अब इस बढ़ाने को अगर हम इस पॉइंट पे लगाएंगे तो वो बढ़ा रही होगी। तो अगर स्पंदन वहां पर होगा, यानी कोई वाइब्रेशन हो रही होगी, तो यानी ऊर्जा वहां घटी हुई होगी। ये आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए। तो दिमाग में जी सर। पब्लिक से कोमल बालवानी, डॉक्टर तो वॉइस कोमल, नहीं आ रहा सर। हाँ? जी सर। जी सर जी। अगर मैं मेल हूँ, थेरेपिस्ट मेल है, और वो पेशेंट के किसी भी पॉइंट पर अपना इंडेक्स फिंगर, राइट इंडेक्स फिंगर रख रहा है, तो इसका मतलब कि वो ऊर्जा दे रहा है। अगर स्पंदन आ रहा है, ऊर्जा कैसे चलेगी? ऊर्जा चलती है जब कहीं ऊर्जा कम होगी। अगर दोनों यहाँ भी ऊर्जा बढ़ी होगी तो चलेगी ही नहीं। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चलती है ना। साउथ पोल में कम ऊर्जा होती है, नॉर्थ पोल में अधिक होती है, इसलिए मूवमेंट होती है। जी सर। ऊर्जा हमेशा प्लस से माइनस की ओर बढ़ेगी। तो अब एनर्जी अगर इसमें मेरी अधिक है, तो अगर इसमें फ्लो कहीं दिख रहा है, डॉक्टर कोमल बालवानी, बबली सिंह और प्रतिमा राव जी, यशवती मैडम जब छोड़ दिया उन्होंने, हैज लेफ्ट द मीटिंग, तो अब इसमें जो है, तो इसको आप जब भी करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। उस पॉइंट पे रखिए, कोई पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आप उसमें रखिए, तो आपको स्पंदन मिलेगा। अगर वाइब्रेशन मिले तो इसका मतलब कि ऊर्जा मूव कर रही है, यानी इस पॉइंट पे कम है तभी तो ऊर्जा मूव कर रही है। अगर नहीं मिल रही है तो एक और ट्राई करिए, राइट से कर लीजिए। तो मेल ने राइट किया, तो इसमें जो है साउथ पोल है। तो अगर इसमें ये साउथ था, यहाँ पे साउथ था, ऊर्जा कम है, तो यहाँ पर फिर नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा। अगर इसमें नहीं मिला तो इसमें मिलना चाहिए। यानी ऊर्जा अगर वहां, मान लीजिए ऊर्जा यहाँ कम ना होकर अधिक हो, तो जब हम राइट वाला कर लगाएंगे तो फिर ऊर्जा फ्लो होने लगेगा, क्योंकि यहां से ऊर्जा इसमें आने लगेगी, पेशेंट वाले पॉइंट से और थेरेपिस्ट के पॉइंट पे आने लगेगी। ये प्रैक्टिकल अनुभव करिए। इसी को हम लोग बोलते हैं। मान लीजिए ये भी समझ में नहीं आता, पहले पेशेंट का, दूसरा अपना। पहले पेशेंट से पूछे, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो बताएगा। नहीं बता पा रहा, आप अपना यूज करिए। नहीं बता रहा तो आपके पास तीसरा तरीका है, उसी पॉइंट पर टोन करना, सिलेक्ट करना। उसी पॉइंट पर आप क्या रखिए, एक मैग्नेट रख दीजिए जो ऊर्जा बढ़ा रहा हो उसको, तब वो कहेगा कि हाँ, और 2 मिनट रुक जाइए, तो उसको लगेगा अच्छा लगेगा। तो वो मैग्नेट, इसका मतलब कि वहां ऊर्जा कम थी। और अगर आपने इसको रखा और उसने 2 मिनट बाद कह दिया, 3 मिनट बाद कह दिया कि नहीं आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब कि आप विड्रॉ कर लीजिए, यानी उल्टा लगा लीजिए। ये सबको समझ में आ रहा है ना? इसको करना शुरू करिए। क्यों? देखो कि ये पॉइंट हमको हमेशा कंफ्यूजन में रखेगा। डॉक्टर वाल में भी जहां नहीं लिखा हुआ, जहां लिखा हुआ वहां तो कोई दिक्कत नहीं, जहां नहीं लिखा हुआ वहां हमेशा प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि ऊर्जा कैसे बढ़ी है, घटी है, कारण उसके पीछे देखना पड़ेगा ना। फाइब्रोसिस का नॉर्मली अर्थ क्या है कि वो कम ऊर्जा कम है। लेकिन मान लीजिए कोई कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से फाइब्रोसिस हो गई है, कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन रही हो जिनकी वजह से कम हुई, तो ऊर्जा हो सकता बड़ी हो। ये भी तो समझिए। यानी इसमें तो फाइब्रोसिस हुई, यहाँ ऊर्जा कम है, मैं समझ रहे। लेकिन मान लीजिए कोई कारण ऐसा आया हो जो पीछे से, जिनका रूट कॉज ऐसा हो जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन से उसने कल और चीज क्रिएट किया हो, तो ऊर्जा बड़ी हो सकती है, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं तो आप मेथी लगा दीजिए। ये तरीका है। क्योंकि कभी भी आप
श्योर नहीं हो सकते जब तक कि कभी कभी आपको बिल्कुल उल्टा रिजल्ट मिलता है, ये हमेशा ध्यान रखिए, उल्टे रिजल्ट मिलते हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि एनर्जी बढ़नी चाहिए, वहां घटाना पड़ता है, और कहीं घटाना चाहिए तो वहां बढ़ाना पड़ता है, ये भी स्थिति आती है। तो पेशेंट, हर पेशेंट अलग है। जैसे हम लोग कहते हैं कि ब्लड प्रेशर सबका अलग अलग है, प्लस माइनस तो लेते हैं, इसीलिए अलग अलग है। उसी तरह कोई भी पैरामीटर ऐसा नहीं है जो एक स्टैंडर्ड होकर कह दी जाए कि 80 होना चाहिए, नहीं। कहीं 80 80 प्लस माइनस 10 कर देते हैं, कहीं 120 प्लस माइनस 10 कर देते हैं, कहीं कोई भी 140 प्लस 110 प्लस माइनस 10 कर देते हैं। तो वो सब हमेशा चलता है, इसीलिए क्योंकि शरीर अपना सबका अलग अलग है। इस बात ध्यान रखिएगा, ये बार बार बताने की आवश्यकता है, ठीक है। तो मैं फिर शेयर कर दे रहा हूँ। जी सर। सर पॉइंट बता दें हम 81 पेज नंबर पे। हाँ, पॉइंट। थैंक यू सर। हम पॉइंट्स पर आते हैं, फैट डिजेनरेशन वेसल की पॉइंट्स पर आते हैं हम। तो इसमें भी जैसा कि हम जानते हैं कि नंबर 1 डायफ्राम के नीचे का एरिया, इसलिए हमारा पैरों का और नीचे के डायफ्राम के नीचे का पूरा एरिया, बीच का एरिया हमारा नंबर 2 के लिए, और सर का और गर्दन का एरिया हमारा नंबर 3 के लिए। तो फैट D1 हम देखेंगे, ये फैटी डिजेनरेशन इन ऑर्गन एंड वेसल्स, ऑर्गन और वेसल्स के लिए हम फैट D1 पॉइंट यूज करेंगे। इसमें एब्डोमेन आ गया, स्मॉल पेल्विस आ गया, और लोअर एक्सट्रीमिटी पैर आ गया, और इसके अलावा जैसे लिवर, स्प्लीन, पैनक्रिया, ये भी इसमें आ जाएंगे। इसमें फैटी लिवर आ गया, लिपोइड नेफ्रोसिस यानी कि ग्लोमेरुलस अफेक्टेड हो जाता है इसके अंदर, और लाइपोमेटोसिस ऑफ द पैनक्रिया। लाइपोमेटोसिस हमने भी पढ़ा था कि फैट जमा हो जाना, तो पैनक्रिया में फैट जमा हो जाना, इसको बोलेंगे लाइपोमेटोसिस। तो ये इसके लिए हम फैट D1 पॉइंट यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो सब डायफ्राम से नीचे सब आ रहा है ना, देखिए जी सर, सब और बताएं अब लोग। तो डायफ्राम के नीचे सब लीवर भी है, यस सर, नेफ्रॉन भी है, और पैंक्रियास भी है, सब डायफ्राम से नीचे, ठीक। D1 भी। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैट CMP, अधिकांशतः CMP पॉइंट जो है 1B वाले हैं, जी सर, है ना, एक आध कोई है, एक आध जी सर। डिफरेंट इसमें ज्यादातर पॉइंट, हाँ ज्यादातर फैट डी जो 1B वाले हैं वो CMP हैं, तो इसमें भी फैट D1B हमारा CMP सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो CMP हमारा फैटी डिजेनरेशन ऑफ ऑर्गन और वेसल्स ऑफ द पूरी बॉडी के लिए, ऑर्गन्स के लिए और वेसल्स के लिए हमारा CMP पॉइंट है। तो स्पेशल नोट है, दिस पॉइंट गिव्स हिंट डायग्नोसिस एट वंस। अगर हम इस पर उपचार देते हैं तो हमें इसका डायग्नोस भी पता चल जाता है, वसाब्जन कितना हुआ है, तो वो भी हम इस पॉइंट से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैट D2। फैट D2 हमारा फैटी डिजेनरेशन इन ऑर्गन एंड वेसल ऑफ चेस्ट, क्योंकि 2 नंबर का आ गया तो चेस्ट का आ गया और आर्म्स का आ गया, इसमें हमारे हाथ भी आ गए तो आर्म्स आ गई। अब इसमें इंक्लूड होते हैं फैटी डिजेनरेशन ऑफ हार्ट, हार्ट हमारा बीच का हो गया, फैटी डिजेनरेशन ऑफ हार्ट की मसल्स, कार्डियक मसल्स। फिर हमारा नेक्स्ट हो गया फैटी डिजेनरेशन ऑफ कोरोनरी वेसल्स, कोरोनरी वेसल्स हो गई इसमें, फैटी डिजेनरेशन ऑफ आर्टरीज हो गई, फैटी डिजेनरेशन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज हो गई, हाथ, बाहें, कंधे हो गए, और फैटी डिजेनरेशन ऑफ मैम ये इसमें जो कार्डिक मसल्स हैं, हाँ, यदि वो वीक हो जाती हैं तो वो भी डीजनरेशन बोला जाएगा। कार्डिक मसल में फैट जमा होना होता है इसमें। ओके सर ये वीक से इसमें लेना देना नहीं है ना सर? वो उसमें चला जाएगा, AD मेरिडियन में। जी सर, वो तो AD में हो जाएगा। ओके, इसमें तो फैट की पोजीशन है ये तो। उसमें AD वाले में आ जाएगा ना, जी उसमें सर। AD है कि उसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पूरा फुल फॉर्म क्या है AD का, वहां देखिए AD का फुल फॉर्म। एडी का सर वेस्कुलर डिजेनरेशन, हाँ, एलर्जी और वेस्कुलर डिजेनरेशन है। बस वैस्कुलर, तो वैस्कुलर जहाँ डिजेनरेशन है, वैस्कुलर वाला वहां उसमें आ जाएगा, इसमें भले ना आवे, उसमें आप लगाइए। इसके नामों से बहुत आप देखिए, बहुत नामों को देख लीजिए। इसका फाइब्रॉइड, जैसे फाइब्रॉइड वाले में आप पाया गया था इंटरस्टिशियल जिन, इंटरस्टिशियल कहते हैं 2 सेल हैं, उनके बीच में कोई स्पेस होगा जहां पर कि आप कोई ना कोई टिश्यू हमारा होगा, कनेक्टिव टिश्यू, चाहे कोई भी टिश्यू होगा, कहीं ब्लड सर वेस्कुलर में तो मतलब ब्लड फ्लो, मतलब उसे बोलेंगे ना। मैंने पूछा है कि यदि मसल्स वीक हो गई हैं तो मसल तो आपके टिश्यू में है,
वो तो टिश्यू कनेक्टिव में टिश्यू आएगा। कनेक्टिव टिश्यू में आएगा, जी। वो आ जाएगा, वो आएगा, उसमें आएगा, वो इंटरस्टिशियल में आ जाएगा। फाइब्रॉइड में सर? कनेक्टिव है वो, सर किस में होगा? मसल्स में कनेक्टिव जी टिश्यू है ना वो, जी। इंटरस्टिशियल सर में आएगा। फाइब्रॉइड में, सर फाइब्रॉइड, फाइब्रॉइड्स में होंगे वो? हाँ फाइबर, इंटरस्टिशियल है ना भाई। जी सर, हाँ। आपको कोई भी आपके है तो मसल्स कोई होगी तो उस मसल्स के आसपास कनेक्टिव टिश्यू होंगे। जी तो कनेक्टिव टिश्यू का तो इंटरस्टिशियल माने उसके बगल में जो भी रहे अब उसका है कनेक्टिव टिश्यू। दो सेल के बीच में कोई भी स्थान जो खाली होता है उसमें कोई ना कोई कनेक्टिव टिश्यू जरूर होगा। तो उस कनेक्टिव टिश्यू में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको इंटरस्टिशियल बोलेंगे हमेशा। जी। तो बस जैसे दो हम लंग्स है, दो लंग्स है तो उनके बीच में इंटरस्टिशियल, तो वो भी, तो इस तरह आप जो है उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसमें करिए। इंटरस्टिशियल में सर कौन सी आएगा फिर? हाँ? कौन सी मेरिडियन लेंगे फिर उसमें? फाइब्रॉइड एंड इंटरस्टिशियल। फाइब्रॉइड जो ओके अभी ओके, हमने पढ़ी थी, ठीक है फाइब्रॉइड ठीक है। को ही इंटरस्टिशियल बोलते हैं। हाँ जी लिखा जी। हुआ ना, फाइब्रॉइड एंड इंटरस्टिशियल डिजनरेशन वेसल। जी जी ठीक है। अभी हम लोग पढ़ा रहे थे ना तो ये नेक्स्ट पॉइंट है फैक्ट हमारा, देखिए। अभी अभी जो लेटेस्ट जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में संस्थान ने जो एक प्रोसेस बनाया है उस प्रोसेस को भी समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि वो गलत नहीं। उन्होंने कहा कि फाइबर माने एक रेशे तंतु, ठीक है, उससे बना स्किन, कई फाइबर्स ने मिलाकर के एक स्किन बना दिया और कई स्किन ने बना करके फैट बना दिया। तो ये भी एक प्रोसेस है, फाइबर, स्किन एंड फैट। इसीलिए आप उसमें जो है आप देखिएगा उसमें क्या करते हैं, उसमें फाइबर और स्किन, अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो 1 पॉइंट को सिडेशन कर देते हैं तीनों में, फाइबर पे सिडेशन, स्किन पे सिडेशन और फैट पे सिडेशन। जो आ रहा है ना वाईएनएम में, आप लोग वाईएनएम पढ़ रहे हैं आप लोग, तो वाईएनएम में आप लोगों ने देखा कि वाईएनएम में एक पॉइंट को अगर सर कोई, वाईएनएम मेरे को भी पढ़ना है। हाँ तो वाईएनएम में, तो वाईएनएम में आपको भेजा था, आपने पढ़ा उसको होगा। जी देखा था सर, पर जिस तरह आप किस सेमेस्टर को पढ़ा रहे हैं वाईएनएम? नहीं मतलब वाईएनएम पढ़ाया है, स्पेशल अलग से पढ़ाया है। तो वाईएनएम को हम लोगों ने अलग से बताया है और उसके तमाम वीडियोस हैं। आगे कभी जरूरत पड़ेगी तो फिर पढ़ाएंगे उसको। तो वो वाईएनएम ये कंसेप्ट है कि वाईएनएम में 3 पॉइंट को उन्होंने रख दिया, लेकिन जब भी कंसेप्ट ये लिया कि फाइबर, देन डेवलपमेंट ऑफ स्किन, देन फैट, तो तीनों को सिडेशन करते हैं। अगर फैट है तो तीनों में सिडेशन। ठीक, चलिए मैडम। सेकंड वाले में देख लो, उसने दिया था, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैट डी थ्री। फैट डी थ्री लास्ट पॉइंट है हमारा, फैट डिजनरेशन इन ऑर्गन्स और वेसल्स ऑफ स्कल। ये हमारा सर का एरिया आ गया, गर्दन से ऊपर का एरिया आ गया, गर्दन और गर्दन से ऊपर का। तो ये इसमें हमारा सेरेब्रल स्क्लेरोसिस आ गया, सेरेब्रो मेलाइका, मेलेशिया। इसमें सेरेब्रम बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम पड़ जाता है इस वाले प्रॉब्लम में। फिर है फैटी डिजनरेशन ऑफ जॉ बोन, जॉ बोन में हमारा फैट जमा होना। फैटी डिजनरेशन ऑफ ब्रेन वेसल, ब्रेन की वेसल्स में फैट जमा होना। अगर इसके ट्रीटमेंट जो हमारे पॉइंट्स हैं कुछ अलग से ही दे रखे हैं फैटी लिवर के लिए, तो हम इसमें PN4, SI1A, फैट D1 और फैट D1B, ये हम पॉइंट्स यूज करेंगे फैटी लिवर के लिए। फैटी हार्ट के लिए हम PN4, SI1A, फैट D2 और फैट D1A ये यूज करेंगे। फैटी ब्रेन के लिए हम PN4, SI1A, फैट D3। अब इसमें D1, D2, D3 दो तीनों अलग अलग है, लिवर के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए। बाकी काफी कुछ पॉइंट सेम है। ये फैटी ऑर्गन्स वेसल इन हेड। फिर फैट D1A और ND1C, मेनिन्स सराउंडिंग द ब्रेन। फिर TW19, ये हमारा मेजरमेंट पॉइंट है मेनिन्जेस ऑफ ब्रेन। ND3 और 3A और 4, ND3A, ND4 ये पॉइंट्स हम यूज करेंगे। स्टेनोसिस ऑफ हार्ट वाल का स्टेनोसिस हो गया है तो फाइब्रोइड D2, D2A, D1A ये यूज करेंगे। पल्मोनरी स्टेनोसिस अगर होता है तो हम उसमें ऐड करेंगे H9 राइट में। एओर्टिक के लिए हम करेंगे H9 लेफ्ट में। मिट्रल वॉल के लिए हम H8 लेफ्ट में और टाइकास्पिड वॉल के लिए हम H8 राइट में यूज करेंगे।
अब इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि फैट अगर हमें कहीं कम करना है तो पॉइंट अगर हम नहीं लगाना चाहें तो हम उसमें रेड कलर लगा सकते हैं। सर एक बार लोकेशन दिखा देंगे, वो नहीं दिखाई। क्या जी ये सर, हाँ जी सर, जी सर। तो ये हमारी फोर्थ टो में टीनल साइड है, थंब की साइड में। तो सबसे पहले फैट D1 है, छोटा सा ये छोटी जगह होती है तो दाना मेथी लगाएंगे अगर हम टोन सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैट D1 की, ये हमारा CMP पॉइंट है, यहाँ पर भी मेथी लगाएंगे। नीचे कफ जॉइंट पे जो ऊपर और नीचे ये फैट D2 और D3 पॉइंट है, इसमें हम ड्राई पी सीड लगा सकते हैं, सूखा मटर का दाना लगा सकते हैं। तो ये हमारे 4 पॉइंट है, तो इसमें हम यूज करके हम फैटी मेरिन को यूज करते हैं और हम रेड कलर लगा के भी इसे यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, इसमें इसकी बार बार कह रहा हूँ कि जो है हम लोगों को अब इन्फ्लुएंस निकालने का तरीका खोजना चाहिए, और जो तरीका हमारे पास है वो वेल डिफाइंड है, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। जितने पेशेंट में आप करेंगे तो आपको, अगर आज से शुरू करेंगे तो 6 महीने लगता है, देखिए 6 महीने में आपको थोड़ा सा एक्सपर्टाइज हो जाएगी, और कठिन नहीं है। कंसंट्रेट करिए अपने उसको जहां पर है, जैसे मांग जिस उंगली से आप टच करना चाहते हैं उसको थोड़ा सा पहले स्टेलाइज कर लीजिए, ताकि कहीं कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, और उसमें आप करके और तब उसमें टच करिए। और टच करने पर आप, अगर आपको अधिक कंसंट्रेट चाहिए, मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ, अब जो अपना वो है, आप आंखें बंद करिए, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। और वैसे ही तब आपको स्पंदन मालूम हो तो समझ लीजिए कि अगर मेल है और राइट इंडेक्स लगा रहे हैं तो आपको यही वाला पॉइंट लगा देना है, यानी आपको टोन कर देना है। फीमेल है और राइट आपका कर रहे हैं तो वो आपका साउथ पोल है, तो उस पॉइंट पर स्पंदन मिल रहा तो आपको सिलेक्ट कर, वो आपको टोन कर देना है, वो सिलेक्ट कर देना हुआ, आपको सिलेक्ट करना है। अगर फीमेल है तो सिलेक्ट करना है, मेल है तो टोन करना है। क्योंकि मेल में ये नॉर्थ पोल है तो ये एनर्जी जब दे रहा है और इसमें बह रही है एनर्जी, इसका मतलब यहाँ यहाँ कम है, तभी तो बह रही है। बहने पर स्पंदन मिलेगा, वाइब्रेशन तब मिलेगा जब वो फ्लो कर रही होगी एनर्जी, तो फ्लो करने पर आपको मिल जाएगी। तो अगर इसमें फ्लो हो रही है तो यहाँ कम है, तो वही लगा दीजिए। नॉर्थ पोल है तो यानी आपको टोनिफिकेशन है। फीमेल में ये है तो ये सिडेशन है, यानी सिडेट कर दीजिए बस, आपका कम। अगर आपको तब भी नहीं आता है तो मैग्नेट लगा के देख लीजिए, 3 मिनट लगाइए, फिर 3 मिनट बाद उसको पूछे, अगर वो लगता है कि नहीं टोनिफिकेशन से काम नहीं मिला तो सिलेक्ट कर दीजिए। 3 मेथड है इसके, और तीनों मेथड हम बार बार बता चुके हैं, और इसको कोशिश करते हैं कि आप करिए। करना जितना शुरू कर दिया है वो 6 महीने में सब एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो हम लोग जो है खेमका सर को याद कर रहे हैं और उनकी ऊर्जा को, और डॉक्टर आर वॉल की ऊर्जा को भी ग्रहण करते हैं, और हम लोग अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, और अल्टीमेटली हम लोग उनके सपनों को पूरा करेंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। सर इसमें फैटी लीवर में TCM के पॉइंट्स या आयुर्वेदा के पॉइंट्स क्या होते हैं? जी, फैटी लीवर में TCM और आयुर्वेदा के पॉइंट्स क्या होते हैं? और क्या हम सभी प्रोटोकॉल्स को इकट्ठे, डॉक्टर वॉल और TCM इकट्ठे यूज कर सकते हैं? हाँ कर क्यों नहीं सकते, ऐसा तो है नहीं कोई कि अब नहीं कर सकते, लेकिन अल्टीमेटली एक थेरेपी को यूज करिए, फिर दूसरी थेरेपी यूज करिए। एक साथ यूज करने से कोई बहुत फायदा नहीं है। जैसे आप अगर वहां कर रही हैं तो वहां तो कहीं ना कहीं जाएंगे, लीवर वाले उसमें जाएंगे 4 5 6 3 6 टोन, या 1 4 5 6 3 6 8 टोन। तो आयुर्वेद में लीवर के पॉइंट, लीवर की एनर्जी में जाएंगे इसी पर। और अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि फैटी लीवर है, तो लीवर में यहाँ पर है ना, इंडेक्स फिंगर में आयुर्वेद फिंगर यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, लीवर के मेरिडियन में जाएंगे। अब लीवर के मेरिडियन में 2 चीजें हैं, एक तो सिंपली आप इसको कर सकते हैं क्या, इसी पॉइंट इसी जॉइंट में कर दें, एक तो ये तरीका है। दूसरा आप इसमें करें, स्पाइरल कर दें। तो स्पाइरल में आपको कहाँ लेना पड़ेगा, फैट क्या है, द्रव्य गुण कर्म बोलिए, द्रव्य कौन सा गुण होगा, कौन सा द्रव्य होगा, फैट। फैट क्या है, फैट बोलिए, भारीपन। भारीपन, भारीपन किसमें है, पृथ्वी में। तो फिफ्थ है, तो फिफ्थ स्पाइरल, फिंगर नंबर ये 5th स्पाइरल। अब आपको ट्रीटमेंट करना है, तो अभी आपका पहला ट्रीटमेंट है 4 5 6 3 6 टोन।
दूसरा है इससे और अधिक है 1453682, फिर भी और आपको लग रहा है तो 1245 कर दीजिए, 3678 कर दीजिए, बढ़ा एनर्जी जितना बढ़ाना बढ़ा दीजिए, लेकिन हाँ धीरे धीरे करिए। 145 अपने आप में बहुत बड़ा वो है, और अगर इसके बाद भी नहीं हो तो 24579 सेडेट 01368 टोन, ये जो है सर्जिकल सर्जिकल पॉइंट है ना, 24579 सेडेट 01368 टोन। और अधिक कैंसरस टाइप का है तो 1 इधर बढ़ा दीजिए, उधर से इधर ले आइए, बस 124579 सेडेट 0368, ठीक है, ऐसे कर लीजिए। 6 पहले 5-5 का था सर्जिकल स्टैब में, जो 5-5 का है मोर कैंसरस होने में यहाँ बाई तरफ सिडेशन में 6 और इधर 4, ये चाइनीज में है। अब चाइनीज में आप क्या करेंगे, चाइनीज में आप लीवर करेंगे, लीवर के पास पावर लीवर 2 3 यही तो है हमारे पास। जी सर, लीवर 2 है तो लीवर में क्या है, अगर अग्नि बढ़ाना है तो लीवर 2 टोन करेंगे, लेकिन वहां हो सकता है इस तरह से काम न चले, उसका अलग से प्रोटोकॉल उन्होंने बना दिया होगा कहीं ना कहीं लीवर का, फैटी लीवर का, डॉक्टर मतलब ने। और आर वाल में क्या है, 3-4 पॉइंट से अधिक पॉइंट नहीं है, और उन पॉइंट को करिए, एक सीएमपी पॉइंट यूज करिए, एक दूसरा वो पॉइंट जरूर यूज कर लीजिए, और उससे कोई एसोसिएटेड पॉइंट हो। और हो सकता है अभी आप लोग 5वें पर नहीं पढ़ रहे हैं, ट्रिटाइज 5, उसको जब पढ़ेंगे तो बहुत से प्रोटोकॉल बने हुए मिलेंगे आपको, हम लोग नहीं पढ़ते उसको, बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि किसी सेमेस्टर में धीरे धीरे करके उसको 5वें को, क्योंकि कोर्स इतना अधिक है कि वो विस्तृत हो ही नहीं पा रहा है, हम लोग कंटिन्यूअस पढ़ाएं, अलग अलग क्लासेस पढ़ाएं तब शायद हो पाएगा। सर पेज नंबर 81 पर फैटी लिवर का पूरा प्रोटोकॉल दे रखा है, PM4 SI1A FATD1 और FATD1B। क्या है, आप मेथी क्यों लगा दीजिए, आपको ठीक हो जाएगा, केवल मेथी लगाइए, मेथी पे डरिए नहीं। ऐसा है यशवती मैडम, मेथी से मत डरिए, ये मेथी को उसका गुण जो है नहीं समझ पा रहे, क्योंकि वर्चुअली गुण उसके बहुत होते हैं, बैलेंसिंग फॉर्म है, वो सबको बैलेंस करता है। मेथी के जो बैलेंसिंग फॉर्म वहां दिए हुए आप देखिए, ट्रिटाइज 1 में दिया हुआ पेज नंबर I8 में, जो बैलेंसिंग टोनिफिकेशन सिडेशन बैलेंसिंग, बैलेंसिंग माने मेथी, एक में टोन दिया है, एक में सिडेट दिया है, एक में बैलेंसिंग दिया है। बैलेंसिंग माने मेथी इक्वली गुड, जहां टोन सिडेट सिंड्रोम हमारी कोई एनर्जी कम ज्यादा है तो बैलेंस तो करे लेगी मेथी, ठीक है। तो हम लोग केमिका सर को याद करके अब लोग आते हैं, 2 मिनट का 3 मिनट का हम लोग ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग दोबारा आते हैं, ठीक है। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, Neetu ji.